इन लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट कुछ इस प्रकार आया है मानो स्कूल की क्लास का वो बैक बेंचर लोंडा जो क्लास में फेल हो गया है वो भी शैंपेन पार्टियां दे रहा है। इस बात की खुशी में कि इस बार वो कम नंबर से फेल हुआ है। इसके विपरीत क्लास का वो टॉपर लोंडा जो हर बार पास होता है, इस बार उसका मूड इसलिए खराब है क्योंकि वो पास तो हो गया लेकिन फर्स्ट आते आते रह गया। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? पर यह कैसे हुआ? 2014 में 282 सीट लाने वाली, 2019 में 303 सीट लाने वाली और 2024 में 400 सीट पार करने का दावा करके अपोजिशन की मेंटल हैरेसमेंट करने वाली बीजेपी 250 भी पार नहीं कर पाती है। बीजेपी इस समय 240 सीटों पर सिमट चुकी है, जो नंबर अपने आप में पूरे अपोजिशन से अधिक है, लेकिन एक बदलते ट्रेंड को भी दिखाता है। जिस ट्रेंड में बीजेपी अयोध्या जैसी सीट भी हार जाती है, जहाँ पे उनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल कैंपेन रहा, सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट रही कि बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया है, वो राम मंदिर जिसके कारण अयोध्या की सदा के लिए स्थिति बदल जाएगी, अर्थव्यवस्था बदल जाएगी और भविष्य में यहाँ पे लाखों करोड़ का टूरिज्म आएगा, उसके अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। भला वहाँ पे बीजेपी की हार कैसे हुई और पूरे उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी 33 सीटों पे कैसे सिमट गई, उसका उत्तर भी मैं तुम्हें दूंगा बिना पॉलिटिकल करेक्टनेस के। और ध्यान रहे, उत्तर प्रदेश में ही वाराणसी की सीट भी है, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इलेक्शन लड़ते हैं। पिछले इलेक्शन में वो 5 लाख वोटों से जीते थे, उससे पहले 4 लाख वोटों से। पर इस बार मोदी जी की सीट पे भी जीत का मार्जिन घट के केवल 1,52,000 पे रह जाता है। ऑल ओवर इंडिया इन इलेक्शन में बीजेपी का वोट शेयर भी घट के 36.56 पे आ गया है, जो कि पहले 2019 इलेक्शन में 37.36 पे था। इन्हीं बदलते ट्रेंड के कारण और मेजोरिटी ना ला पाने के कारण बीजेपी की जो सरकार बनने वाली है वो वीक होने वाली है और वो निर्भर रहने वाली है चंद्रबाबू नायडू पे और नीतीश पे, जिनका बिल्कुल भी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है नरेंद्र मोदी के साथ एक अलायंस चलाने का। और आइडियोलॉजिकली तो ये एनडीए के पार्टनर एनडीए में कम, इंडिया में अधिक फिट होते हैं। तो अब बात करते हैं उन सबसे बड़े कारणों की जिसके कारण बीजेपी अपनी मेजोरिटी खो रही है और एक डाउनफॉल की ओर जा रही है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण हिंदुओं को बीच मझधार में छोड़ देना। जहां बीजेपी 2014 में पावर में आई, वो अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी बताती थी और ये बात सिद्ध करने में लगी हुई थी कि हिंदुओं की सबसे बड़ी हितैषी है। वहीं आज के दिन 2024 आ चुका है और देखो कितना अंतर हो गया। आज बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ये बात सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि बीजेपी का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं, भगवा से कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी किसी को सब्सक्राइब नहीं करती है। भगवा डज नॉट मीन भारतीय जनता पार्टी। और ये ग्रेजुअल चेंज केवल उनकी स्टेटमेंट्स में नहीं आया है बल्कि पॉलिसीज में आया है। जिस प्रकार वो व्यवहार करते हैं उस व्यवहार में आया है। और यहीं पे तुम्हें ये कड़वा सच डाइजेस्ट करना सीखना होगा कि बीजेपी का अपने आप को हिंदू कहना और हिंदुओं के लिए कार्य करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बीजेपी की बड़ी सफलता रही है ऑप्टिक्स में, अपने आप को हिंदू दिखा पाने में। बीजेपी समझती है जो दिखता है वो बिकता है और मैं सभी हिंदुओं के साथ अन्याय कर रहा हूँ यदि मैं उस ऑप्टिक्स से आगे बढ़ के तुम्हें रियलिटी ना दिखा पाऊं। मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूँ, पर मोदी जी को 22 वर्ष से अधिक हो चुके हैं पावर में। 12 वर्ष गुजरात में सीएम के रूप में, उसके बाद 10 वर्ष प्रधानमंत्री के रूप में। और इस पूरे 22 वर्ष से अधिक के कार्यकाल में ध्यान रहे बीजेपी जहां पे भी रही है स्ट्रॉन्ग रही है। सेंटर में भी, लोकसभा में भी उनकी मेजोरिटी रही है, राज्यसभा में भी मेजोरिटी रही है। पर उसके बाद भी स्वयं बीजेपी ने अपनी इच्छा से चुना कि वो हिंदुओं को कभी भी बेसिक इक्वालिटी भी नहीं देंगे। वो बेसिक इक्वालिटी जो दूसरे रिलीजन्स के पास लगभग 1947 से ही है, पर वो बेसिक इक्वालिटी बीजेपी हिंदुओं को नहीं देना चाहती। और मैं यहाँ पे जब इक्वालिटी कह रहा हूँ तो मैं बेसिक चीजों की बात कर रहा हूँ, जैसे कि टेम्पल्स का फ्री होना, उसके सिवाय हिंदुओं के पास ये अधिकार होना कि वो अपने रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सके, जो कि ये सारे अधिकार पहले से ही दूसरे रिलीजन वालों के पास हैं और ये अधिकार बिल्कुल बेसिक हैं। और हिंदुओं के शक्तिशाली होने के लिए, फ्री होने के लिए उनका सबसे पहला चरण है हिंदू मंदिरों को स्वतंत्र करवाना। ये सबसे बेसिक चीज है, पर बीजेपी हिंदू मंदिरों को स्वतंत्र करने को तैयार नहीं है। बीजेपी इन हिंदू मंदिरों से पैसा चुराती है, हिंदुओं को फाइनेंशियली पुअर रखती है और हिंदुओं की कंपीटिंग पावर भी छीन लेती है। यानी कि मास कन्वर्जन करने की पावर हिंदुओं के पास नहीं है, बाकी रिलीजन्स के पास है। क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम्स हो, वो अपने रिलीजियस स्ट्रक्चर स्वयं मेंटेन कर सकते हैं, वहां से पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, उस पैसे का प्रयोग करते हुए मास कन्वर्जेंस भी कर सकते हैं। ये उनकी पावर है जिसको वो यूज कर सकते हैं, अपनी धार से दूसरों के साथ कम्पीट कर सकते हैं। लेकिन यही पावर हिंदुओं के पास नहीं है। हिंदू ये सब कुछ नहीं कर सकते। उनके बेसिक संसाधन, उनके मंदिर भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, बीजेपी कंट्रोल करती है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी ये इसलिए करती है ताकि वो हिंदुओं को अपना पॉलिटिकल स्लेव बना के रख सके, ताकि हिंदू हर समय बीजेपी पे निर्भर हो। ये मैं यहाँ पे कोई हेटफुल कमेंट्री नहीं दे रहा, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि बेसिक इक्वालिटी हिंदुओं को भी मिलनी चाहिए। और यदि कोई भी पार्टी अपने आप को हिंदू पार्टी होने का दावा करती है तो बेसिक सी बात है, वो बेसिक इक्वालिटी तो हिंदुओं को देगी ही, क्योंकि वो हिंदू पार्टी है। पर इस केस में बीजेपी क्योंकि हिंदुओं को बेसिक इक्वालिटी भी नहीं दे रही, जिसमें अधिक मेहनत भी नहीं लगनी है बीजेपी की, वो बेसिक कार्य भी यदि वो हिंदुओं के लिए 10 सालों में नहीं करते हैं तो क्या उन्हें अपने आप को एक हिंदू पार्टी बुलाना भी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैंने तुम्हें शुरुआत में ही कहा कि बीजेपी का हिंदू दिखना और हिंदुओं के लिए काम करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। और हिंदुओं को बेसिक इक्वालिटी दिलाने में ये केवल 2 चीजें नहीं है, चीजें और भी हैं, लेकिन ये प्राथमिक 2 चीजें थी। और यदि ये भी उनका करने का मन नहीं था तो 10 साल में और भी चीजें की जा सकती थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जहाँ पे वास्तविक में पोलीगेमी वगैरह बैन होती हो, वक्फ एक्ट जैसी चीजें हटाई जा सकती थी, प्लेसेस ऑफ
वर्शिप एक्ट जैसी चीजें हटाई जा सकती थी, जिन्हें हटाने के बाद कम से कम हिंदू अपना न्याय प्राप्त करने कोर्ट तक तो जा सके। हिंदू बीजेपी से न्याय नहीं मांग रहे थे, वो बस कह रहे थे हमें अधिकार तो दे दो ताकि हम कोर्ट में जाके अपना न्याय स्वयं मांग सकें। पर बीजेपी उसको भी रोके हुई थी कि हम ये चीज तो नहीं होने देंगे, हिंदुओं को कोर्ट तक भी नहीं पहुंचने देंगे ताकि वो अपना न्याय मांग सकें। तो यदि बीजेपी को दूर से एक पार्टी के रूप में देखा जाए, इसका आकलन किया जाए, तो तुम भी ये पाओगे कि ये बीजेपी की सबसे बड़ी सफलता है कि हिंदुओं को बेसिक इक्वालिटी दिए बिना भी वो अपने आप को एक हिंदू पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट कर पा रही है। अधिकतम समय से संभवतः 2024 में यहाँ पे बदलाव हमें दिख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अयोध्या में हारी है। तो तुम राम मंदिर का उदाहरण ले लो, यहाँ पे मोदी जी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। बीजेपी पिछले 5 साल से ये नैरेटिव चला रही है कि बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया है, और इसी पॉलिटिकल मशीनरी के द्वारा चलाई जाने वाले ऑप्टिक्स के नीचे रियलिटी छिपी हुई है। हिंदुओं ने दशकों तक कोर्ट में एक केस लड़ा राम मंदिर वापस प्राप्त करने के लिए। सेंटर में पहले कांग्रेस की सरकार रही, बाद में बीजेपी की आई, और हिंदू लगभग भीख मांगते रहे कि हमें हमारा मंदिर दिलवा दो, पहले कांग्रेस से बाद में बीजेपी से। पर दोनों ही पार्टियां हिंदू मंदिर दिलवाने को तैयार नहीं थी। हालांकि बीजेपी सारी बात सही कहने को तैयार थी, हिंदुओं के पक्ष में दिखने को तैयार थी, जब तक कि उससे कहा ना जाए हिंदुओं के पक्ष में कुछ करने को, राम मंदिर वास्तविक में बनवाने को, अध्यादेश लाने को, इस प्रकार की चीजें करने को। वहां पे बीजेपी तुरंत पीछे हट जाती। 2014 के बाद में बहुत सारी पॉलिटिकल डिबेट्स देखता था, हर समय उनका एक ही उत्तर होता कि राम मंदिर का केस कोर्ट में है, वहीं से सुलझेगा। तो अंत में बीजेपी हो या फिर उससे पहले कांग्रेस हो, हर समय वो कोर्ट में ही केस लड़ते रहे हैं हिंदू। वही वो एकमात्र स्थान रहा है जहाँ पे उन्हें थोड़ी बहुत आशा रही है कि अपनी मेहनत के दम पे, अपने एविडेंस के रूप में हम हो सकता है सिद्ध कर पाए चीजें। और अंत में हिंदुओं को परमिशन मिली राम मंदिर बनवाने की कोर्ट से। उस डिसीजन में बीजेपी का कोई योगदान नहीं, जिस प्रकार कांग्रेस का कोई योगदान नहीं। तो हिंदुओं को अपना अधिकार केवल कोर्ट से मिला है, राजनीतिक पार्टी से नहीं। हालांकि राजनीतिक पार्टी के सामने भी वो गिड़गिड़ाए थे, बीजेपी के सामने भी, और बीजेपी ने साफ मना कर दिया था कि वो यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाले। तो क्या ये गलत नहीं होगा उन हिंदुओं से क्रेडिट छीनना जो इस केस में इन्वॉल्व थे, जो यहाँ पे एविडेंस को इकट्ठा कर रहे थे, जो वकील काम कर रहे थे? उन सबसे क्रेडिट छीन के एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी द्वारा ये नैरेटिव रच दिया जाए कि हमने राम मंदिर बनवाया है, तो लगभग ये पॉलिटिकल मशीनरी का दुरुपयोग करने वाली बात है, क्रेडिट छीनने वाली बात है, चोरी करने वाली बात है। और ये झूठा नैरेटिव कि बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया है, ये नैरेटिव केवल इलेक्टोरल गेन के लिए रचा गया था। वो चीज तुम्हें अभी ऑनलाइन दिख रही है कि बीजेपी जैसे अयोध्या में हारी है, बीजेपी का आईटी सेल हिंदुओं को इसके लिए ब्लेम कर रहा है, उनको गिल्ट ट्रिप में डालने का प्रयास कर रहा है कि देखो तुम कैसे हिंदू हो, तुम्हें अपने आप पे लज्जा आनी चाहिए कि जिस बीजेपी ने तुम्हारे लिए राम मंदिर बनवाया तुम उस पार्टी को भी वोट नहीं दे पाए। कैसे हिंदू हो रहे तुम? पूरे भारत में अगर भाजपा हार जाती तो कोई बात नहीं, अयोध्या जीतती तो पूरा भारत जय श्री राम कहता। पर आज जो अयोध्या पे उंगली उठ रही है ना, वो अयोध्या हारने की वजह से है। जबकि सच चाहे कुछ भी हो, एक बार ये नैरेटिव ऑनलाइन चलने लगता है तो फिर बीजेपी सपोर्टर भी उसी मोड में आ जाते हैं जहाँ पे वो अयोध्या के हिंदुओं को ब्लेम कर रहे हैं कि तुम कैसे हिंदू हो, तुमने बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया। और मुझे लगता है ये एक फ्रस्ट्रेशन हो गया अयोध्या के वोटर्स के बीच में। जो वोटर्स दशकों से इस लीगल केस को फॉलो कर रहे थे, वो देख रहे थे कि उनकी कोई भी पार्टी सहायता नहीं कर रही थी, बीजेपी भी राम मंदिर नहीं बनवा रही थी। अंत में कोर्ट से ही ये डिसीजन आया है। ये बात वहाँ के लोकल्स को अवश्य दूसरों की तुलना में अधिक पता होगी। तो ऐसा हो सकता है कि अयोध्या वासियों में ये फ्रस्ट्रेशन हो कि सबसे पहले तो राम मंदिर नहीं बनवाया, उसके बाद बनवाया भी तो उनका क्रेडिट छीन लिया जिन्होंने वास्तविक में मेहनत की थी, और फिर इसका क्रेडिट ले लिया, और फिर सच को सप्रेस किया जा रहा है, उसको बाहर नहीं आने दिया जा रहा। ये फ्रस्ट्रेशन हो सकता है तुम्हें अधिक सुनाई ना भी दी हो, और जिन्होंने भी ये फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस की हो उनको भी बताया गया हो कि तुम बीजेपी विरोधी हो, हिंदू विरोधी हो, क्योंकि तुम ये बेसिक सच बोल रहे हो। मुझे लगता है ये फ्रस्ट्रेशन बाद में वोटिंग का रूप लेती है। इलेक्शन का ही वो समय होता है जहाँ पे लोग अपनी भड़ास को निकालते हैं। मैं तुम्हें विवेक रामास्वामी का एक फेवरेट कोट दिखाता हूँ। If you repeatedly then tell people they cannot speak, that is when they scream. If you repeatedly tell people they cannot scream, that is when they tear things down. जब लोगों को दबाया जाता है, उन्हें चुप किया जाता है, तो उनका और भी अधिक चिल्लाने का मन करता है, लोगों को अपनी सच्चाई, अपनी बात बताने का मन करता है। पर मुख्य बात यह है कि तुम इंटरनेट पे तो नैरेटिव कंट्रोल कर लोगे, वहां पे तो तुम ये बात मनवा दोगे कि बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया है, लेकिन वहां पे लोकल लोगों को कैसे मनाओगे जिन्होंने इस केस को फॉलो किया हो, जिनके भीतर फ्रस्ट्रेशन भरी हुई हो। तुम ध्यान से देखना, रीजनल पार्टी अधिक जानी जाती है रीजनल पॉलिटिक्स के लिए, कास्ट पॉलिटिक्स के लिए। वहीं पे बीजेपी जब 2014 में कैंपेन कर रही थी, पावर में आई थी, तो वो नेशनल विषयों को लेके आई थी, जहां पे उन कास्ट के भीतर, रीजनल लाइंस के भीतर बटे हुए लोगों को वो यूनाइट कर रही थी। वही मोमेंटम बीजेपी आगे लेके गई 2019 इलेक्शन तक, और बीजेपी ने और अधिक गेन देखा, उनकी सीटें 303 तक बढ़ गई। वहीं पे 2024 के आते आते बीजेपी 2014 और 2019 की तुलना में अधिक कास्ट पॉलिटिक्स खेल रही है, आक्रामकता के साथ खेल रही है। और वो नेशनल विषय, वो हिंदुत्व जहाँ पे हिंदुओं को यूनाइट कर पा रही थी बीजेपी, वो सब कुछ गायब है। वहाँ पे बीजेपी इस बार ऑप्टिक्स तो प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है कि वो हिंदू पार्टी है, लेकिन उसे अचानक से याद आया है ये पूरा समय वो हिंदुओं को बेसिक इक्वालिटी भी नहीं दे रही थी, और यही मेन समस्या है। यदि बीजेपी डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेलती है तो वो यूनिटी वाले रिजल्ट प्राप्त नहीं कर सकती, उसे यूनिटी वाली पॉलिटिक्स ही खेलनी थी। बीजेपी भारत के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग रीजनल आइडेंटिटीज के रूप में दिखना चाहती है, हिंदुओं को बांटना चाहती है। दूसरी वहां की रीजनल पार्टीज की, जैसा रीजनल पार्टी जो भी करती हो वो सब कुछ बीजेपी करना चाहती है, उनसे भी अधिक। जैसे उदाहरण के रूप में बीजेपी तमिलनाडु में जाके हिंदी और संस्कृत का और भी अधिक विरोध करना चाहती है, वो और
भी दिखते अपने आप को द्राविडियन दिखाना चाहती है। इसके चलते वो वहाँ की ऑडियंस के आगे उस प्रकार के झूठ परोसना चाहती है जो वो सुनना चाहे कि तमिल संसार की सबसे प्राचीन भाषा है, जो कि झूठ है, वास्तविक में संस्कृत है, पर उस प्रकार का झूठ वहाँ पे अधिक चलता है, इसलिए वहाँ पे बीजेपी भी उसी प्रकार के झूठ परोसना चाहती है दूसरों के जैसा, पर और भी अधिक आक्रामकता के साथ। वहीं पे जिस हिंदुत्व और सावरकर के नाम पे बीजेपी पावर में आई थी उसको वो बिल्कुल प्रमोट करना छोड़ चुकी है उसी समय पे। बल्कि सावरकर के विषय में तो बीजेपी का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये हुआ है कि पिछले 10 साल में जब भी सावरकर के विषय में डिबेट हुई तो बीजेपी के प्रवक्ता ने बड़े गर्व से कांग्रेस के प्रवक्ता का विरोध करते हुए बताया कि सावरकर ने माफी पत्र नहीं लिखे। जब तुम हिंदुत्व को और सावरकर को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो तो ये तुम्हारी एकमात्र उपलब्धि नहीं हो सकती। आज 2024 में बीजेपी बड़े गर्व से बताती है कि उसने पिछले 10 साल में हिस्ट्री में कोई भी चेंज नहीं किया, बुक्स में कोई भी चेंज नहीं किया, रियल हिस्ट्री की बुक्स में ही नहीं लिखी। ये बीजेपी बड़े गर्व से बताती है, हिंदुओं को ठेंगा दिखाती है कि जो झूठी हिस्ट्री लिखी हुई थी कम्युनिस्टों द्वारा वही चलेगी। और बीजेपी ये इसलिए करती है, मोदी जी इसलिए करते हैं क्योंकि वो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम में, वहां के इंटेलेक्चुअल में, सूडो इंटेलेक्चुअल में अपना अप्रूवल प्राप्त करना चाहते हैं। तो बेसिकली पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने अपनी स्वयं की आइडियोलॉजी प्रमोट नहीं की, जिससे तकनीकी रूप से उन्हीं को बहुत अधिक लाभ होता, पर वो करने की बजाय मोदी जी प्रमोट करने में लगे हैं मोहनदास करमचंद गांधी वाली पॉलिटिक्स को, अंबेडकर वादियों वाली पॉलिटिक्स को, जय भीम जय मीम को, पेरियार को प्रमोट करने में लगे हैं, उनके सामने नतमस्तक होकर उन्हें नेशनल आइकन बनाने में लगे हैं। तो पिछले 10 साल में जिस प्रकार की कास्ट पॉलिटिक्स खेली गई और हिंदुओं को जिस प्रकार बांटा गया है एससी में, एसटी में, दलित में, अपर कास्ट में, अंबेडकरवादी में, पेरियारवादी में, द्राविडियन में, रीजनल में और लैंग्वेज आइडेंटिटीज में, तो जब तुमने एक दशक से उनको यही आइडेंटिटीज पे बांटा है, इसी आइडेंटिटी पे तुमने पॉलिटिक्स खेली है, इसी आइडेंटिटी पे यदि ये लोग इलेक्शन के समय वोट देने जाए तो उसमें तुम आश्चर्य क्यों दिखाते हो? तुमने ही तो ये आइडेंटिटीज पे बांटा है। तो जो तुमने बीज बोया वो वृक्ष बन गया। बीजेपी आईटी सेल इंटरनेट पे जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा कर रहा है, जिस प्रकार की नोटंकी कर रहा है कि ये हिंदुओं की गलती है, हिंदुओं के कारण बीजेपी हारी है, हिंदू इकट्ठा नहीं हुए, पर बीजेपी तो हिंदुओं को कभी बेसिक इक्वालिटी दे ही नहीं रही। वो तो हिंदू पॉलिटिक्स खेल ही नहीं रही उस रूप में कि जहाँ पे हिंदू उन पे विश्वास कर सके कि ये पार्टी कम से कम हमें बेसिक इक्वालिटी तो दे ही सकती है, वो तो कर ही नहीं रहे बीजेपी वाले। यदि तुम हिंदुओं को कास्ट आइडेंटिटीज पे बांटोगे तो तुम्हें रिजल्ट भी कास्ट आइडेंटिटीज पे देखने को मिलेंगे, स्वाभाविक है। और ये बात मैं कोई अकेला नहीं कह रहा, इसलिए वो इंडिया और बाकी बीजेपी सपोर्टर्स, यूट्यूबर्स भी इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हिंदुओं के लिए अच्छे काम नहीं किए गए, हिंदुओं को कास्ट लाइंस पे डिवाइड किया गया, उन्हें बेसिक इक्वालिटी भी नहीं दी गई। और यहीं पे बीजेपी की अगली समस्या उत्पन्न होती है, सब कुछ सही सही कहने की पर सब कुछ गलत गलत करने की। वर्षों पहले जैसे मुझे कश्मीरी पंडितों के बारे में पता चला तो मैं उस विषय को फॉलो करता था कि वहाँ पे क्या डेवलपमेंट चल रही है। और पिछले 10 साल में बीजेपी द्वारा कुछ भी ऐसा नहीं किया गया कि इन हिंदुओं को वापस कश्मीर के भीतर बसाया जाए। मुझे पता है मेरे यहाँ पे कुछ मित्र धारा 370 की बात करते हैं, और जब धारा 370 हटी मैं भी खुश था, मेरे सारे मित्र भी खुश थे, पर भला हमने धारा 370 हटाई ही क्यों? उसके हटाने के पीछे कोई तो कारण होगा, उसके हटाने के पीछे ये तो हमने सोचा होगा कि इसका हम कुछ लाभ लेना चाहते हैं, हम हिंदुओं को वापस कश्मीर में स्थापित करना चाहते हैं, जिनको वहां से भगाया गया, हम उनके लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, उनके लिए इक्वालिटी सुनिश्चित करना चाहते हैं, इसलिए हमने धारा 370 हटाई। कम से कम मेरे मन में तो यही था, पर उस विषय में कुछ भी होता हुआ नहीं दिखा। आज 2024 आ चुका है और कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को कभी वहां पे नहीं बसाया गया। पर बीच में कुछ मूवमेंट्स आई जहाँ पे मोदी जी सारी सही बातें कर रहे थे, जैसे लगभग कर ही देंगे। और ये मूवमेंट आई जब विवेक अग्निहोत्री की कश्मीरी फाइल्स फिल्म आई। ये फिल्म पूरे भारत में ट्रेंड कर रही थी और मोदी जी अच्छे से जानते थे कि इस समय पे उन्हें क्या कहना है। उस समय वो मोदी जी दिखते हैं तुम्हें कश्मीरी हिंदुओं के पक्ष में बोलते हुए, इसलिए मैं कह रहा हूँ बीजेपी अच्छे से जानती है कहाँ पे क्या बात कहनी है और बिल्कुल लोगों से कनेक्ट करना है अच्छे से। और ये एक पॉजिटिव चीज है, यदि जो चीज तुम कह रहे हो उसको तुम फॉलो भी कर पाओ। तुम कश्मीरी पंडितों को कश्मीर के भीतर बसाने की बात कर रहे हो तो बसा भी पाओ, या कम से कम उस बारे में कुछ प्रयास भी कर पाओ। लेकिन प्रयास भी यदि किया ही ना जाए तो वहां तुम्हारी इंटेंशन पे डाउट होता है। और यही केस मैंने देखा लव जिहाद का, जिसको ग्रूमिंग जिहाद कहा जाता है यूके में। उस देश में ग्रूमिंग जिहाद को रोकने के लिए विशेष रूप से एक अलग कानून भी है। भारत में ये समस्या यूके से भी अधिक गंभीर है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए कोई कानून आज तक नहीं बना है। पर यहाँ पे भी बिल्कुल वही केस रिपीट होता है, जहाँ पे बीजेपी को अच्छे से पता है किस समय उन्हें क्या बोलना है। इस विषय पे बीजेपी कोई कानून लाए ना लाए, लेकिन जैसे ही केरला स्टोरी नाम की फिल्म आती है, भारत के भीतर ट्रेंड होने लगती है, तो नरेंद्र मोदी फिर से सही शब्द बोलने लगते हैं, हिंदुओं के साथ कनेक्ट करने लगते हैं, जैसे अभी इस बारे में कुछ कर ही देंगे, हमारे बच्चों के साथ होने वाले ग्रूमिंग जिहाद को रोक ही देंगे। पर उस विषय में भी वो करते कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ सही सही कहते हैं। जो हम सुनना चाहते हैं वो सब कुछ डिटेल में। और ये केवल मैंने 2 चीजें बताई है, 2 में हो सकता है तुम्हें संजोग लगे, लेकिन 3 में मैं तुम्हें पैटर्न दिखा दूंगा। तीसरा केस टेलर कन्हैया का ले लो, जिस टेलर कन्हैया को आतंकवादियों द्वारा मार दिया गया था, ये कह के कि उसने नुपुर शर्मा का सपोर्ट किया है। उस समय उस विषय पे बीजेपी वाले कुछ नहीं बोले, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोले, बल्कि अरबी देशों के आगे नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक दिए थे, इस आशा में कि इससे भारतीय मुसलमान खुश हो जाएंगे, वो मुझे वोट देंगे। वो नहीं हुआ और टेलर कन्हैया के पक्ष में कभी नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन 2024 के इलेक्शन अब जैसे ही आए, अचानक से वो नरेंद्र मोदी जो टेलर कन्हैया के विरुद्ध थे, जो दूसरी साइड थे, अरब देशों के आगे घुटने टेक रहे थे, अचानक से वो दिखावा करने लगते हैं कि देखो टेलर कन्हैया के साथ क्या किया गया था। इस चीज को इंटरनेट पे हिंदू शेयर करने लगते हैं, ये बात कहते हुए देखो मोदी जी के मुंह से शब्द निकल गया कन्हैया, टेलर कन्हैया के बारे में। हिंदू इस प्रकार का एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि ये क्लिप देख के तो मजा आ गया भाई। और
इसी एक पैटर्न के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि बीजेपी को अच्छे से पता है कि कौन सी ऐसी बातें कहनी है जिनको सुन के सामान्य हिंदू को मजा आ जाए, पर कभी भी उस चीज को फॉलो नहीं करना है। वो अच्छी चीज तुम कितनी भी बार कहते रहो पर कभी भी वो करना मत। ये लगभग बीजेपी की पॉलिसी दिखती है। ये एक समय पे मोदी जी की सुपर पावर थी 2014 कैंपेन में, 2019 कैंपेन में। मोदी जी हर विषय में ही बोलते थे, इस प्रकार बोलते थे कि वो हर विषय में कुछ ना कुछ कर ही देंगे, और यही जो उनकी सुपर पावर थी बाद में उनके लिए एक बैगेज बन गई, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी की बातों में लोगों को कुछ पैटर्न्स दिखने लगे कि बीजेपी कहती क्या है और करती क्या है, उन दोनों में बड़ा अंतर है। बीजेपी की मेजोरिटी ना आने का अगला पॉइंट यही है कि मुस्लिम वोट बिल्कुल बीजेपी से कट चुका है। बीजेपी प्लस का 2019 में वोट शेयर था 9%, वो घट के 2024 में लगभग 6% ज्यादा दिख रहा है। बल्कि ध्यान रही 6% वाला आंकड़ा एग्जिट पोल से है। जिन एग्जिट पोल में बीजेपी को अधिक वोट मिलते हुए दिख रहे थे वो सारे एग्जिट पोल गलत सिद्ध हुए थे, और बाद में ये चीज आ रही है कि मुस्लिमों का वोट और अधिक कंसोलिडेट हुआ है इंडिया अलायंस की ओर। तो वास्तविक आंकड़ा जो होगा वो 6% से भी नीचे होगा। और ये तो तब है जब माइनॉरिटी अपीजमेंट के, मुस्लिम अपीजमेंट के पुराने कांग्रेस वाले सारे रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिए हैं। नरेंद्र मोदी ने वो सब कुछ करके दिखा दिया जो कांग्रेस कभी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। बीजेपी का माइनॉरिटी मोर्चा अपने आप को एडवर्टाइज ही मुस्लिमों के आगे इस प्रकार करता है कि देखो, मुस्लिम केवल 4% थे गवर्नमेंट जॉब में, वहां पे हिंदुओं को हमने रिप्लेस करके मुस्लिमों को 10% से ऊपर पहुंचा दिया है। बीजेपी जम्मू वाले क्षेत्र में भी इस प्रकार आर्टिफिशियल डेमोग्राफिक चेंज कर रही है, वहां की पॉपुलेशन को बदल रही है। रोशनी एक्ट जैसी चीजों का वो प्रयोग करती है वहां की स्थानीय हिंदू पॉपुलेशन को हटाने के लिए, मुस्लिम पॉपुलेशन को लाने के लिए। और जैसा मैंने तुम्हें बताया नुपुर शर्मा के केस में नरेंद्र मोदी अरब देशों के आगे भी झुक जाते हैं, सेंसरशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ब्लास्फेमी कानूनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं केवल इसलिए ताकि मुस्लिम खुश रहें। पूरे भारत के ऊपर ये सेंसरशिप थोप दी जाती है कि फ्री स्पीच भारत में नहीं है। तो बीजेपी बेसिकली पिछले 10 साल में इस प्रकार की आक्रामक डिस्क्रिमिनेशन वाली पॉलिसीज के साथ आगे चल रही थी ताकि मुस्लिमों को वो खुश कर सके, उनको अपीज कर सके, उनका वोट शेयर बढ़ सके। पर अभी के लिए आंकड़े यही बता रहे हैं कि हर 4 में से 3 मुसलमान कांग्रेस प्लस को चुनते हैं, इंडिया अलायंस को चुनते हैं, बीजेपी को रिजेक्ट करते हैं। और यहीं पे बीजेपी की हालत बनती दिखती है धोबी के कुत्ते जैसी, जो घर का ना घाट का। बीजेपी ने भीषण कास्ट पॉलिटिक्स खेल के, रीजनल पॉलिटिक्स खेल के हिंदुओं को डिवाइड कर दिया, वहां पे अपने वोट शेयर खो दिए। वहीं पे दूसरी ओर खूब माइनॉरिटी अपीजमेंट किया, मुस्लिम अपीजमेंट किया, लेकिन वहां पे भी वोट शेयर खो दिए। बल्कि तुम में से कई लोगों ने मीडिया में जो इस समय स्टोरी चल रही है वो देख ली होगी। उत्तर प्रदेश में एक जिला है रामपुर, उसके एक गांव में पोलिंग बूथ पर जहां 100% मुस्लिम मतदाता है, टोटल वोटिंग हुई है वहां पे 2322। उस गांव में 532 घर दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इस पोलिंग बूथ पर भाजपा को एक भी वोट नहीं मिला। पर मोदी जी इस सब के बाद जिस प्रकार की विक्ट्री स्पीच दे रहे हैं वहां पे वो इस कंक्लूजन तक पहुंचे हैं कि मेरे ही अपीजमेंट में कुछ कमी रह गई होगी जिसको मैं पूरा कर दूंगा। 2024 के बाद तुष्टिकरण भी करूंगा, तृप्तिकरण भी करूंगा, संतुष्ट भी करूंगा। तो ऐसा मत सोचना 2024 इलेक्शन के बाद अपीजमेंट पॉलिटिक्स तुम्हें कम होती दिखेगी, बल्कि और अधिक आक्रामक होगी बीजेपी जैसी पार्टियों के द्वारा भी। अगला कारण की बीजेपी पीछे रहती क्यों दिखती थी कई सारे स्थानों पे, कई सारे नैरेटिव्स पे, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के पीछ पे खेल रही थी, बल्कि कांग्रेस कई स्थानों पे ऐसा दिखता था कि नरेंद्र मोदी को ऊपर से कंट्रोल कर रही है। और ये बड़ी रोचक चीज है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मणिपुर का उदाहरण लो, वहाँ पे भीषण हिंसा हो रही थी, महीनों तक मणिपुर ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे, हर सोशल मीडिया पे, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। नरेंद्र मोदी की नीति ये थी कि इसके बारे में बात ही ना की जाए। लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ देर बात करके छोड़ देंगे, उसके बाद ये विषय मर जाएगा। और वही नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि बाद में पूरा कैंपेन उठा लिया, पूरा नैरेटिव उठा लिया कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने बड़ी आक्रामकता के साथ, और मोदी को विवश कर दिया जो इस विषय पे बोलना नहीं चाहता था। मोदी को भी बोलना पड़ा। इसमें समस्या ये है कि वो नैरेटिव अपना खो बैठा सदा के लिए। मणिपुर हिंसा के विषय पे कांग्रेस अपना नैरेटिव सेट कर रही थी और बीजेपी उसी चीज को फॉलो कर रही थी। यहाँ तक कि उस हिंसा में किसको विक्टिम दिखाना है, किसको विलन दिखाना है, ये भी कांग्रेस पार्टी और उसका नैरेटिव कंट्रोल कर रहा था। और रिजल्ट तुम्हारे सामने है, मणिपुर में कांग्रेस जीत गई, बीजेपी हार गई। इन इलेक्शन में फ्री बीज देने की रेस लगी हुई थी। यहाँ पे बीजेपी कोई भिन्न पार्टी नहीं थी, वो भी आक्रामकता के साथ फ्री बीज दे रही थी, सबसे अधिक फ्री बीज दे रही थी। यहाँ पे जो मोदी जी की सबसे बड़ी स्कीम थी वो थी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना। भला 140 करोड़ लोगों के देश में यदि तुम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हो तो कुछ तो तुम्हें जस्टिफिकेशन देना होगा। और बीजेपी ने, मोदी जी ने इसका जस्टिफिकेशन इस प्रकार दिया कि ये गरीब लोग हैं, इनको राशन की आवश्यकता है। और ये मैसेज बाद में नैरेटिव का रूप कैसे ले लेता है, मीडिया में कैसे पहुंचता है, और अंत में ऑडियंस तक कैसे पहुंचता है, सामान्य जनता तक कैसे पहुंचता है। सामान्य जनता तक जो मैसेज पहुंचा, जो नैरेटिव पहुंचा, वो ये था कि भारत में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, इसीलिए तो उन्हें राशन मिल रहा है फ्री में, वरना क्या कारण होगा उन्हें फ्री में कुछ भी देने का। जबकि तकनीकी रूप से ये बात सच नहीं है कि 80 करोड़ लोग गरीब है, वो तो स्वाभाविक नहीं है। पर इनमें से बहुत सारे लोग लोअर मिडिल क्लास लोग अवश्य हो सकते हैं जो आसानी से अपना भरपेट खाना खा सकते हैं दिन रात को। पर उनके पास भी ऐसा लगता है बीजेपी एक इंसेंटिव देना चाहती कि देखो तुम्हें थोड़ी सी अलग से सहायता मिल रही है, हमें वोट दे देना। इस प्रकार से वो अपने पोटेंशियल वोटर्स को क्रिएट करना चाहती थी। और यही फ्री बीज बीजेपी पे भारी पड़ गई। अपोजिशन का नैरेटिव तो पहले से यही था कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट है, भारत में रिकॉर्ड तोड़ पुअर लोग हैं। और इतने मास स्केल पे फ्री बीज देके नरेंद्र मोदी ने उसी नैरेटिव को आगे बढ़ा दिया कि 80 करोड़ लोग तो हमारे देश में बिल्कुल गरीब हैं भाई, उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं है, साधन भी नहीं है कि वो सवेरे और शाम का अपना खाना भी खा सके। पर नैरेटिव के लिए, पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए तो बीजेपी अधिक तेज पार्टी नहीं मानी जाती थी क्या?
2014 से पहले जब भारत में इंटरनेट भी अधिक नहीं था, उस समय भी इंटरनेट पे बीजेपी अपना कैंपेन लड़ रही थी। वहां पे भी टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का यूज कर रही थी बीजेपी कांग्रेस को हराने के लिए। और वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये 2014 की कहानी है जो 2019 तक लगभग चल रही थी। पर ये चीज बहुत पहले फेल हो चुकी। कांग्रेस इसमें नैरेटिव बिल्डिंग में बहुत अधिक आगे चल रही है बीजेपी से। अगले पॉइंट की बीजेपी को मेजोरिटी क्यों नहीं आई, वहां पे लोग इस प्रकार के पॉइंट उठाते हैं कि बीजेपी ने आरएसएस से सहायता नहीं ली, इसके दुष्परिणाम है। मैं उस पॉइंट को निरर्थक मानता हूं जहां पे बीजेपी की सबसे स्ट्रॉन्ग मशीनरी है। बीजेपी संसार का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, तो मेरे लिए वो पॉइंट बिल्कुल निरर्थक हो जाता है। अगला पॉइंट ये लोग बताते हैं कि लोकल लीडर्स में कुछ कमी रही होगी, इसलिए मोदी जी के नाम से सब कुछ नहीं हो पाया। इस पॉइंट की अपनी महत्वता अवश्य है, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में नेशनल विषयों पे लड़ाई होती है। वोटिंग पैटर्न्स में भी यही देखा गया है। किसी राज्य में लोग वोट दे रहे हैं किसी पार्टी को पावर में लाने के लिए, उसी राज्य में उसी पार्टी को जिसको पहले उन्होंने वोट दी थी, उसी पार्टी को तुरंत वो हरा देते हैं कुछ ही महीनों बाद लोकसभा इलेक्शन में, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में प्रायोरिटीज बिल्कुल भिन्न होती है, नेशनल विषय होते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज समझ हो सकते हैं, विशेषकर आइडियोलॉजिकल वोटर्स के लिए जो एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रति अधिक समर्पित हो। लेकिन स्विंग वोटर जो डिसाइड करता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी लोकसभा में, वो वोटर नेशनल विषयों पे ही वोट डालता है। वो नेशनल लीडर के चेहरे पे, प्रधानमंत्री के चेहरे पे ही वोट डालता है। और यही चीज तुम्हें अधिक से अधिक देखने को मिलेगी भविष्य में आने वाले इलेक्शन में। तुम सोच के देखो, मोदी जी की वाराणसी सीट है जहाँ पे वो एमपी हैं। उस सीट पे मोदी जी के प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी के अजय राय हैं, जो मोदी जी की प्रसिद्धि के आसपास भी नहीं है। वाराणसी में ऐसा नहीं है कि मोदी जी से अधिक उनकी रेलेवेंस हो, पर मोदी जी का वोट शेयर जहाँ पे 4 लाख था, 5 लाख था, वो अचानक से तुम्हें घटता हुआ दिख रहा है 1,52,000 पे। तो समस्या वहां पे क्रिएट हुई है जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध वोट डाला गया है, इसलिए अजय राय को वोट मिल रहा है। अजय राय की कोई इतनी रेलेवेंस नहीं है मोदी जी के आगे। यदि तुम्हारी इस बारे में ओपिनियन अलग भी है तो उसके बारे में भी कमेंट करो। अगले पॉइंट पे आते हैं। ये सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विषय है। बीजेपी अपनी यूनिक आइडेंटिटी खो चुकी है अभी इस इलेक्शन में और आने वाले निकट भविष्य में भी। मैं तुम्हें समझाता हूँ। बीजेपी जब 2014 में पावर में आ रही थी तो वो अपनी यूनिक एबिलिटीज, अपने यूनिक पॉइंट्स गिनवा रही थी कि क्या वो पॉइंट्स है जो उसे दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों से भिन्न बनाते हैं। बीजेपी कास्ट पॉलिटिक्स का विरोध करने का दावा कर रही थी, हिंदुओं को एक करने का दावा कर रही थी। बीजेपी रिलीजियस अपीजमेंट का विरोध करने का दावा कर रही थी। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, बीजेपी करप्शन का विरोध कर रही थी इस रूप में कि जहाँ पे बीजेपी ने लगभग लोगों के मन में डाल दिया था कि देखो तुम्हें करप्शन से मुक्त भारत चाहिए तो बीजेपी को पावर में लाओ, कि मोदी जी पावर में आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले हैं। ये उस समय पॉलिटिकल स्लोगन था। इसलिए 2014 में बीजेपी बिल्कुल अनोखी दिख रही थी, बिल्कुल अलग दिख रही थी, करप्शन फ्री दिख रही थी। पर वही चीज 2024 में सच नहीं है। बाकी पार्टियों की जैसी ही दिखती है बीजेपी भी वही कास्ट पॉलिटिक्स करती है, बीजेपी भी वही मुस्लिम अपीजमेंट करती है, बीजेपी भी वही करप्शन के लिए जानी जाती है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप पे, गवर्नमेंट की टॉप लीडरशिप पे हो सकता है करप्शन का एक भी चार्ज ना हो इस समय, पर जिन नेताओं पे हजारों करोड़ के स्कैम के, करप्शन के आरोप हैं, जिनकी नरेंद्र मोदी वर्षों से आलोचना करते रहे हैं, वो इस समय या तो एनडीए के पार्टनर हैं या फिर बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं परमानेंटली। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी ने लगभग 100 टिकट दिए हैं उन लोगों को जो दूसरी पार्टियों से इंपोर्टेड हैं। और इन नेताओं में बहुत सारे समस्याजनक एलिमेंट हैं, जैसे कि कृपाशंकर, जिनके ऊपर 230 करोड़ का स्कैम करने का आरोप है। और यही नहीं, जब 2012 में यही कृपाशंकर मुंबई के कांग्रेस चीफ थे, उस समय वो उन्हीं दिग्विजय सिंह, महेश भट्ट के साथ थे, जो लोग एक पुस्तक रिलीज कर रहे थे जिसमें वो 26/11 के लिए आरएसएस को आरोपी ठहरा रहे थे। 2021 में इस व्यक्ति ने बीजेपी को ज्वाइन किया, उस समय उस पर ये केस चल रहे थे करप्शन के। और स्वाभाविक है यहीं पे बीजेपी सपोर्टर्स का ये वाला पॉइंट उठाने का मन करेगा कि दूसरी पार्टियां भी तो यही कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल भी तो कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि वो स्कैम कर रही है, लेकिन उनके साथ वो अलायंस में है। और मैं इसी पॉइंट पे तो आ रहा हूँ कि बीजेपी भी वही करप्शन वाली पार्टी है, करप्ट लोगों से भरी हुई पार्टी है जो दूसरी पार्टियां हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो बीजेपी को अब भिन्न बनाए। मैं कुछ बोनस पॉइंट्स भी बता देता हूँ जिन्होंने बीजेपी को डैमेज किया है। सबसे पहले है बीजेपी के नेताओं की बेकार स्टेटमेंट, जैसे कि जेपी नड्डा की, जहाँ पे वो कह रहे हैं काशी मथुरा हम नहीं बनवाने वाले, जबकि उन्होंने तो राम मंदिर भी नहीं बनवाया था। लेकिन अभी के लिए यही नैरेटिव चल रहा है आरएसएस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, कि अभी एक मंदिर बन गया वो बहुत है, अपना अधिकार लेने हर जगह पे मत जाओ। जिसका उत्तर बिल्कुल सरल है कि न्याय चाहिए और हर जगह चाहिए। ये हमारा अधिकार है, हमारे साथ कुछ अन्याय हुआ है, हमारा कोर्ट में जाके न्याय प्राप्त करना अधिकार है। पर उस अधिकार को भी तुम एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसी चीजें आती हैं जिनको बीजेपी हटाने को तैयार नहीं है। अगला पॉइंट है बीजेपी का अपने ही सपोर्टर्स के साथ, अपने ही वर्कर्स के साथ खड़ा ना होने का। तुमने देखा होगा कि हिंदुओं की टारगेटिंग पूरे भारत भर में होती है, यहाँ तक कि बीजेपी के वर्कर्स जो हिंदू होते हैं उनकी भी पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में टारगेटिंग होती है, जहाँ पे वो मरते रहते हैं पूरा समय। और मोदी जी की ओर से कुछ भी नहीं बोला जाता, कुछ भी नहीं किया जाता, लेकिन जैसे इलेक्शन आते हैं तब थोड़ा सा इस बात को पॉइंट आउट कर दिया जाता है। और वो लगभग ऐसा दिखता है कि ये तो पॉइंट आउट केवल पॉलिटिकल गेन्स के लिए किया गया ताकि हिंदुओं को उकसाया जा सके। हिंदुओं को उकसा तो देना है लेकिन हिंदुओं के लिए कुछ करना नहीं। इस बात को पॉइंट आउट तो कर देना है कि हिंदुओं के विरुद्ध अन्याय हो रहा है, लेकिन उस अन्याय को रोकने के लिए कुछ करना नहीं। अगला पॉइंट है कि भारत विरोधी एलिमेंट्स को अब बीजेपी की वीकनेस पता चल चुकी कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी कहां पे झुक जाते हैं। फार्म बिल वाले प्रोटेस्ट में तुमने ये देख लिया, लाल किले के ऊपर चढ़ के भारत का झंडा भी हटाया गया और नरेंद्र मोदी उनकी डिमांड्स के आगे तुरंत झुक गया। जिन फार्म बिल्स को बीजेपी के द्वारा रिफॉर्म बताया जा रहा था कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर को
को बिल्कुल बदल के रख देंगे भारत के हित में। उन रिफॉर्म्स को भी बीजेपी वापस ले लेती है, नरेंद्र मोदी झुक जाते हैं क्योंकि कुछ लोगों ने दिल्ली जाम कर दी। तो इस प्रकार कोई भी चाहे रोड को जाम कर सकता है, नरेंद्र मोदी झुक जाएगा। ये एक वीकनेस दिखती है। इस वीडियो में बताया गया यही वो सारे फैक्टर है जिनके कारण केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि मोदी फैक्टर भी डाई डाउन होता दिखता है। तो क्या ये मोदी जी के भी डाउनफॉल की शुरुआत है? इसके बारे में भी हम बात करेंगे भविष्य की किसी वीडियो में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को तुरंत लाइक शेयर करो, सोशल मीडिया पे विशेषकर ट्विटर वगैरह पे शेयर करो। उसके सिवाय यदि तुम नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन टर्न ऑन कर लो। उसके सिवाय तुम मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ, अपने पॉलिटिकल ओपिनियन शेयर करता हूँ। धन्यवाद।